प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में आपने मेरी द्वितीय सेकंड और डीएनए पे फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट को सुना और अनुपमा ने हमारा पहला केस जो हमने 1991 में किया उसके बारे में आपको सूचना भी दी है। उसमें मैं उस केस को थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ऑब्लिक सा रेफरेंस दिया था उसमें, और मैं उसको थोड़ा डिटेल में आपको केस को समझाना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट केस बना। और आज जो ये सेंटर फॉर डीएनए सीडीएफडी के नाम से जो है, डायग्नोस्टिक एंड फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जो सीडीएफडी सेंटर बना हैदराबाद में, उस कहानी में उसके बनने का भी रहस्य है। 1991 में तिहाड़ जेल, जो कि एक बहुत ही इंडिया की इम्पोर्टेंट जेल है, बहुत ही महत्वपूर्ण जेल है, वहाँ पे एक इनमेट, फीमेल इनमेट, जिसका हस्बैंड भी तिहाड़ जेल में ही था, दोनों बंद थे, वो फीमेल सेक्शन में और ये मेल सेक्शन में। फीमेल और मेल सेक्शन का कभी भी आपस में इंटरमिक्सिंग जेल में अलाउ नहीं होती। तो वहाँ पे अचानक एक फीमेल, दोनों मर्डर केस में जेल में थे, के कारण जेल में थे, और ये जो लेडी है, फीमेल जो है, वो प्रेग्नेंट डायग्नोस हो जाती है। और प्रेग्नेंट डायग्नोस होने के बाद ही नहीं, वो इसका ब्लेम जो उस वक्त जेलर थे, जो बाय द वे डॉक्टर थे और आईपीएस ऑफिसर थे, डॉक्टर भी थे, मीन्स एमबीबीएस करके आईपीएस ऑफिसर बने थे, उन पे डाल देती। ये एक पहली परिस्थिति थी, तो सब एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े कंप हो गया। तो उस वक्त कमिश्नर ऑफ दिल्ली जो थे, और मुझे तभी पता चला कि भाई दिल्ली में भी एक डीसी की पोस्ट होती है या कलेक्टर की पोस्ट होती है, और जिसका ऑफिस 30,000 में होता है। उससे पहले 30,000 तो रोज जाते थे सम्मान के लिए, कोर्ट में अपियर होने के लिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पे कोई दिल्ली का एक कलेक्टर भी होता है, उसकी वहाँ ऑफिस उसका होता है, जिसको दिल्ली का कमिश्नर बोला जाता था। पुलिस कमिश्नर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर होता था, वो भी होता है। तो इस जांच को, इसके एफआईआर लॉन्च करने के बाद में इस जांच का जिम्मा उन कमिश्नर साहब को दिया गया। उनके एक आगे असिस्टेंट थे, मीन्स उनसे नेक्स्ट कैडर के थे, वो आकर मेरे से मिले, और उस वक्त तक अनुपमा जो है वो पीएचडी ज्वाइन कर चुकी थी, डीएनए करना शुरू कर दिया था, जैसा उन्होंने बताया कि हमारी एम्स और एनआई के साथ में कोलैबोरेशन, क्योंकि हमारे पास में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, और उस जमाने में इसको प्राप्त करना डिपार्टमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था, चाहे वो एम्स थी फिर भी। तो ये तय हुआ कि जो रेडियो एक्टिव, उसमें उस वक्त रेडियो, आजकल तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, पर उस वक्त वो सदन ब्लॉटिंग किया करते थे, जिसमें बड़े लंबे टाइम तक उसमें रखना पड़ता था फ्रिज में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ, तो कैप्चर दी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक पैनल आता था, उसको कैप्चर करने के लिए एक्सरे पे ये रेडियो एक्टिव्स की जरूरत हुआ करती थी। रेडियो एक्टिव टैग्ड कर देते थे, उस साथ में एक्सरे प्लेट लगा के रख देते थे,
हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहते थे, और फिर वो उस पर ट्रांसफर हो जाता था, फिर हम देखा करते थे। तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, और इसको एक टेस्ट को करने में 3 महीने लगते थे। तो इसके कारण हम जरा हेजिटेट कर रहे थे कि 3 महीने का समय है, पता नहीं हो पाएगा नहीं, अगर बीच में कहीं गलत हो गया, कुछ हो गया, कुछ सब मैन्युअली करना पड़ता था, तो फिर टाइम बढ़ सकता है। और इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का टाइम भी उनको 3 महीने दिया गया था, तो इसलिए मैं बहुत हिचक रहा था, पर अनुपमा ने कहने मैं कर लूँगी। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव, और कर भी लेती थी, ऐसा बात नहीं। जो भी इसने कहा, तो इसलिए मेरा विश्वास भी उस पर बहुत ज़्यादा था, अब भी है, आज भी है। तो हमने उनको हाँ कह दी। दूसरा, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं पठानकोट का हूँ। जब उन्होंने कहा मैं पठानकोट का, थोड़ी चिंतित हो गई, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब एक्सेप्ट करने में दो वहाँ दिक्कत थी। एक तो उस वक्त टाइम पीरियड 3 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी थी, इसलिए उसको एफटीपी एक्ट में नहीं आती थी, तो स्पेशल एक्ट में ऑर्डर लेकर के मजिस्ट्रेट्स वगैरह से ऑर्डर पर हमें लेना था। और पैरासिंथेसिस के लिए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मना कर दिया कि बोले खाली डीएनए के लिए तो हम इसकी पैरासिंथेसिस नहीं करेंगे, वो करके हम सेंट्रीफ्यूज करके कुछ डर्मल सेल बच्चे के लेकर के और करने की सोच थे, लेकिन वो मना ही कर दिया उन्होंने कि साहब नहीं, सेफ पीरियड में नहीं है। दूसरा क्या था, जब इसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो उसी वक्त जो नई नई गाइडलाइंस शुरू हो गई, डीएनए को ज़्यादा पुराना नहीं था, तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस आती रहती थी लिटरेचर में। तो एक लिटरेचर में आया कि साहब अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी के 3 महीने बाद ये टेस्ट होगा, तभी वैलिड है, क्योंकि तब तक प्लेसेंटल ब्लड का होने का बच्चे के अंदर हो सकता है, और उसका डीएनए भी शायद आ जाए। तो कुछ इतना एडवांस नहीं था डीएनए उस वक्त, इतना आज है। वो टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं थी, तो फिर टाइम से धीरे धीरे डेवलप हुई। तो इसलिए डॉक्टर्स ने, गाने वालों ने एडवाइस किया, और हमने भी ये सोचा, बिल्कुल ठीक सोचा, कि नहीं, इसकी डिलीवरी होने के बाद 3 महीने बाद इसका हम इंडिपेंडेंट टेस्ट करेंगे कि आफ्टर 3 मंथ्स सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है बच्चे के खुद के आ जाएंगे, तो वो एक डीएनए जो आएगा, कोई इंटरफेरिंग फैक्टर उसमें नहीं होगा। ये उस जमाने की थॉट है, आज मत सोचिए। ये उस जमाने की 90 की थॉट है, ये 1990 या उससे पहले की सोच है, जब डीएनए चलाई था और अपनी जड़ें जमा रहा था। तो इतना सब होने के बाद में हमने डिलीवर किया उसको 3 महीने। मैंने तो निगरानी डिपार्टमेंट नहीं, एम्स में ही हुआ। फिर उसके 3 महीने हमने वेट किया, और 3 महीने वेट करने के बाद में उनका ब्लड सैंपल बच्चे का लिया गया, माँ का लिया गया, और उसके हस्बैंड जो भी दूसरी जेल में थे, मेल जेल में थे, उसका ब्लड सैंपल लिया गया। और कोई उनके बच्चा वहाँ पास नहीं था, ना कोई फैमिली मेम्बर उनका था। तो उन तीनों का ब्लड लेके मदर, फादर एंड वो जो बच्चा हुआ 3 महीने का जो हो चुका था, हमने डीएनए किया। अब उसमें 3 महीने से ज़्यादा लग गए हमको, और फैक्चुअली अब तक 6-7 महीने 8 महीने पर हो चुके थे, कि 3 महीने हमने वेट भी किया बच्चे के, 2-3 महीने बच्चे के वेट का पैदा होने का वेट किया, फिर उसके 3 महीने का होने तक करीब साल भर पास हो गया था। तो ये जो कमिश्नर साहब थे, वो बड़ा मेरे पे गुस्सा होने लगे। मैंने कहा भी मेरी इसमें क्या गलती है, या अनुपमा की क्या गलती है, या एनआई जो हमारे कोलैबोरेटर, उनकी किसी गलती नहीं है। दिस वाज द टेक्निकल ग्राउंड। हम लेट हो गए, नहीं मेरी रिपोर्ट लेट हो रही है काफ़ी। उन्होंने एक बड़ा सा ऑफेंसिव नेस्टी लेटर भी लिखा मेरे को। एक लड़का था, वो भी कुछ ज़्यादा बूढ़ा नहीं था उस वक्त, आई वाज आल्सो यंग, बट आई वाज ओल्डर देन दैट बॉय। तो बड़ा उसने चिट्ठी लिखा, मेरे बड़ा अजीब सा लगा। तो खैर, अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में
कैसे कैसे टाइम निकाला उनके साथ में। एक बार मेरे को रेलवे स्टेशन में मिल गए तो वहाँ भी उन्होंने वही बात शुरू कर दी। तो नेचुरली उनका ऑब्सेशन समझ में आने वाला था, इतनी बड़ी घटना हो गई, अखबारों में आ रही है, सब जगह आ रही है, वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अपनी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह ठीक था, लेकिन हम भी अपनी जगह ठीक थे। हमारी इतनी गलती थी कि हमने हाँ कह दिया, लेकिन उस वक्त तो कहीं होता नहीं था। खैर, जब डीएनए हो गया तो पता चला कि वो जो बच्चा है वो उसके हस्बैंड का ही है। अब बराबर सवाल हो गया कि भाई वो मेल जेल में है या फीमेल जेल में है, तो इनका बच्चा हुआ क्या चाहिए, ये तो कभी मिलते नहीं। तो वो जो मैंने कहा देखो यार, इनको कभी तुम 30 वहाँ पे पटियाला हाउस तो ले जाते होगे, पटियाला हाउस में थी ट्रायल उनके, वो पोस्टमार्टम भी हमारे यहीं हुआ था। तो मैंने कहा यार मैं ये तो इसको जानता हूँ, ये मर्डर जो है ये कोर्ट में तो आते हैं, क्योंकि वो जिसकी डेथ हुई थी वो भी हमारे पास ही था, उसका भी पोस्टमार्टम हमारे यहाँ था। तो ये पुलिस को जचा और उन्होंने फिर उन दोनों को अच्छी तरह से इंटरोगेट किया। तो फिर और पुलिस जो ले जाती थी उसको, कांस्टेबल, उनको भी इंटरोगेट किया। तो पता चला कि एक बार सम और अदर दे मैनेज्ड, ये उनका प्लान था कि इस बेसिस पे हमको एक तो फांसी की सजा नहीं होगी लेडी को, क्योंकि ट्रायल खत्म होने वाली थी, और दूसरा एक सिंपैथेटिक ग्राउंड पे आ जाता है, बच्चा हो गया वो, अगर मान लो फांसी की सजा दे भी तो जब तक वो नहीं हुआ था सेल्फ डिपेंडेंट 5-6 साल का, तब तक उसको आप एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। तो कभी तो इसलिए उन्होंने उसके तहत जो है वो बच्चा बनाया था। और वो पटियाला हाउस कोर्ट के बाथरूम में उन्होंने कुछ ऐसा किया, बहाना बना के दोनों ने एक टाइम फिक्स करके, और वहाँ पे उन्होंने कोहैबिटेशन किया, दैट कोहैबिटेशन उनके वो बच्चा। तो दे हैड मेट इन द बाथरूम ऑफ सम और अदर पटियाला हाउस कोर्ट। अब ये कोर्ट ये केस जो है उससे उन्होंने हाँ भर ली। फिर सब जब इतना पता चलने के बाद तो सब हो ही जाता है, तो उस केस का सोल्यूशन हो गया। जब ये केस का सोल्यूशन हो गया तो फिर सभी खुश हो गए। कमिश्नर साहब थे और थे, जेल के लोग भी, फिर जेल वालों ने मेरे को मतलब मेरे से आके मिले भी, बड़ा धन्यवाद दिया। बड़ा टेंशन का माहौल हो जाता है ना ऐसे सिचुएशन में, तो एवरीबॉडी फेल्ट रिलीव्ड। तो ये हमारा इस तरह से हमने जो फर्स्ट डीएनए से एक केस सोल्व किया, वो 30 हजारी नहीं, सॉरी, ये जो तिहाड़ जेल है उसकी प्रेमिसेस का था। उस वक्त ये हमारा हुक्म काफ़ी निकाला और वो लोग भी बहुत खुश हुए, जेलर भी, सभी लोग। इट वाज बिकॉज इट एवरीथिंग गॉट रिजॉल्व बाय दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस तरह से पहले ही टेस्ट से हम लोगों की, अब आगे की स्टोरी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब यह कि फाइनली ऐसी फाइलें ह्यूमन राइट कमीशन तब तक आ चुका था, तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो मंगवाती थी। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने ये फाइल भी उनके पास गई, और ये फाइल गई, रंगनाथ मिश्रा उस वक्त चेयरमैन थे या मेंबर होंगे, मुझे अब याद नहीं है, सब उनके पास पहुंची क्लोजर के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले यही प्रश्न उठाया कि ये डीएनए किसने किया। तो उन्होंने सीसीएमबी का नाम सुना था कि भाई हाँ वहाँ होता है, तो लेकिन ये दूसरा कौन करने वाला आ गया और इतना प्रिसाइज वे में किया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, रंगनाथ मिश्रा जी को विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने डायरेक्टर एम्स को एक पत्र लिखा, बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्र लिखा ह्यूमन राइट से, कि साहब आपके यहाँ से ऐसे ऐसे कोई डॉक्टर ढोबरा हैं, अनुपमा रैना है, और उन्होंने ये टेस्ट किया है, रिपोर्ट वगैरह सब लगाई, और मैंने पर्सनली पता किया है वहाँ तो डीएनए होता नहीं। ये वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, उन्होंने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात की होगी, उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा भी नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होता। फिर हो सकता है चले लैब में की हो, तो वो लोगों ने कहा होगा नहीं हमारे यहाँ नहीं होता।
तो उनको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि एम्स में डीएनए नहीं होता, तो नेचुरली उनका फीलियर्स होना थोड़ा सा वाजिब था। तो वो लेटर डायरेक्टर ऑफिस में आया। डायरेक्टर ऑफिस से हमारे यहाँ पे एक जेनेटिक यूनिट थी जिसको डॉक्टर वर्मा देखा करते थे, तो वो लेटर उनके पास चला गया। उन्होंने जवाब दे दिया कि साहब ये तो इसका तो मेरे यहाँ तो होता नहीं है जेनेटिक यूनिट में। तो हालांकि आप पड़ोसी थे, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स भी कॉमन यूज़ किया करते थे, हम बड़ी फ्रीली उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते थे, लेकिन उनके मन में ऐसे थे। और को गाइड भी थे अनुपमा को, तो एकदम ध्यान में आया, हम कह रहे अनुपमा का तो मैं को गाइड हूँ। तो वो लेटर उन्होंने मेरे को दे दिया, हमका बिल्कुल आसपास लेबोरेटरी थे। तो ये लेटर लेने के बाद में, मुझे मिलने के बाद मैंने एक चिट्ठी, प्रॉपर चिट्ठी लिखी ह्यूमन राइट कमीशन को कि इस तरह से ये है, ये इनकी पीएचडी की थीसिस है, ये गाइड हैं ये लोग, और ये इनका वर्क है। वो सारा वर्क उनका लगा करके हमने ह्यूमन राइट कमीशन में भेज दिया। अब जो ह्यूमन राइट कमीशन में देखा तो वो सब देख करके, पीएचडी से देख करके, और वो सारा, अब इससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए। और हमने स्ट्रेस थे किए थे जो तब तो सब सारे अक्षर लगा दिए थे। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले लोगों को पता नहीं है तुम लोग इतना काम कर रहे हो। अब उन्होंने क्या किया कि सीधा, इतने खुश हुए कि उन्होंने सीधा 100 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के डीएसटी से, और इन्फॉर्म किया एम्स को। एम्स में फिर वो गलती हो गई क्योंकि जो डायरेक्टर एम्स थे उनको ध्यान नहीं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तो और वैसे इतने बिजी रहते थे कि डायरेक्टर सर किसी को ये मिल करके बताने का हमारे यहाँ डिपार्टमेंट कुछ था नहीं, और आदमी 2 थे, 2.5 आदमी थे उस वक्त में। 2.5 क्या, मैं अकेला ही था। 92 में जाके मेरे से 1 से 2 हुए, तो 90 में तो हम अकेले ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट और टेल, हेड एंड टेल बोथ, और साथ में अनुपमा मेरी पीएचडी स्टूडेंट। तो कुल मिला के 2.5 आदमी। तो इसलिए डायरेक्टर तक किसी बात का पता चलने का कुछ ज़्यादा होता नहीं था जब तक कोई न्यूज़पेपर नहीं आए। तो इन्होंने सोचा, जो वर्मा साहब थे, कि भाई ये लेटर तो आया है लेकिन ये यहाँ कहाँ बनेगी। तो डिपार्टमेंट में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये कह रहे हैं कि बनना चाहिए, 100 करोड़ में सैंक्शन हो गए, डोगरा कहाँ पकड़ पाएगा, ये तो खुद अकेला ही है, भागता रहता है बेचारे इधर उधर। तो उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब भेजा कि भाई हम सक्षम नहीं है। वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने कहा हम सक्षम नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि ये डीएसटी को ट्रांसफर किया गया पैसा, और कहा गया कि भाई आप क्रिएट करो, पर ये क्रिएट होना चाहिए। नो हाउ इंडिया में है। तो हैदराबाद में वो प्लान हो गया, हमको पता भी नहीं चला। मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैंने फाइल देखी, क्योंकि डॉक्टर हजनन भी को गाइड थे अनुपमा के, जो पहले डायरेक्टर बने वहाँ पे, और उन्होंने सबसे पहले मेरे को मेंबर बनाया। उनको पता था कि इधर डोगरा कर रहे हैं, वहाँ उनके लैब में हो रहा है। तो सबसे पहले जो डे फर्स्ट से ही उन्होंने जो मेंबर कमेटी वगैरह जो भी बनी उसमें मेरे को डाला। तो फिर मैंने वहाँ जा करके सब बातचीत करके सारे उसके कागज वागज देख करके, और तो मेरे को बात पूरी समझ में आई। तो इस केस ने न कि ये सॉल्व हुआ, इस केस ने नींव डाली। और फिर जो ह्यूमन राइट कमीशन था उन्होंने भी जगह जगह इस चीज़ को इंसिस्ट किया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के होने चाहिए। तो काफ़ी जगह पे फिर डेवलप हुआ। फिर फॉरेंसिक देखा था कि फिर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ने भी उसको डेवलप किया। जो आ गया था दिल्ली वाले करने लगे, उधर हैदराबाद वाले भी सभी जो है, जो इसमें डीओडी वहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसका जो डेवलपमेंट फर्दर हुआ इंडिया में, मैं ये समझता हूँ कि ये केस जो था, ये नहीं था बिकॉज इसने उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, हालांकि राजीव गांधी वगैरह के उसमें, लेकिन वो क्या आइडेंटिफिकेशन तक इशू था। ऐसे एक प्रॉपर क्रिमिनल केस में, एक क्रिमिनल कंप्लेंट में, वो
एक, though it was a question of disputed paternity, but it didn't come as a paternity, it came as a criminal case, a criminal complaint lodged against the jailer. तो ये बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट अलग था, इसीलिए इसका महत्व बड़ा अलग था, और इस केस ने काफ़ी मदद किया करने के। खैर फिर उसके बाद 92 में मैं भी किसी काफ़ी चीज़ों में बिजी हो गया, क्योंकि 92 में हमें फैकल्टी मिल गई, मेरे को सीधे ही 2 असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो मिले, साथ में पीजी भी मेरे बढ़ गए, और पीएचडी के लिए भी उन्होंने कहा भी आप तो थोड़ा ही है, तो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा मेरा भी अपना ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मुझे समय भी मिलने लगा। पहले तो कोई मुझे बनाता भी तो बनता नहीं मैं कहीं भी, बिकॉज इतना वर्कलोड था, 2000 पोस्टमार्टम्स पर ईयर एंड 100 to 200 केसेज ऑफ लिविंग केसेस, अनार फिर 2-4 वो भी चलाते थे। आफ्टर मुझे क्लिनिक्स जो होती है तो सब और दूसरे डिपार्टमेंट्स के कोलोब्रेशन में सब, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल उस वक्त हुआ करता था। तो इसलिए हम भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपांशन की वो ज़्यादा एक्सपांडेड तो हम लोग थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से इस केस ने काफ़ी पाइवटल रोल प्ले किया हमारी लैब को भी एस्टेब्लिश करने में और रिकॉग्निशन देने में, और बाकी सेंटर्स भी डेवलप होने लगे। धन्यवाद।